अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज हम हेस्कॉल की स्टोरी आपको सुनाएंगे। हेस्कॉल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है बैंकों का डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। 58 बिलियन रुपीस का डिफ़ॉल्ट है जो 18 बैंक्स है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काउंटर पे भी वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। ये शेयर जो तकरीबन 2017 में 300 रुपये का था, आज 8 रुपये से भी नीचे है। उसने अपने लेटेस्ट अकाउंट्स भी नहीं रिलीज़ किए, जिसकी वजह से वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है। और इसने राइट भी चूज़ किए तो एडजस्टेड प्राइस देखें तो 85 रुपये से 7 रुपये की प्राइस आ चुकी है। तो इन्वेस्टर ने भी बड़ा लॉस किया, बैंक्स ने भी बड़ा लॉस किया। इसमें पोटेंशियल लॉस है बैंक्स का। तो कंपनी के अंदर जब इतना लॉस हुआ है तो इस कंपनी के अंदर जो है ये एक डिफॉल्ट की बड़ी क्लियर चीज़ है, और इसमें देयर आर साइंस ऑफ फ्रॉड एज वेल। जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में भी काफ़ी एविडेंस है। ये कंपनी 2001 में बनी थी। ऑयल एंड मार्केटिंग लाइसेंस इसको 2005 में मिला था और इसके बाद ये ऑपरेशन हो गई। ये एक स्मॉल टाइम ऑपरेटर था। एक सलीम भट्ट साहब इसके सीईओ बने और इसके सीईओ बन गए बाद में, और वो कंपनी चलाने लगे। वो बड़े स्मार्ट आदमी थे, तेज़ आदमी थे, और उन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। 2011-12 में जो इसका शेयर जो था तकरीबन मार्केट में 1% था। इस मार्केट में सबसे बड़ा पीएसओ था, उसके बाद तटक और शेल थे। 2018 में आके हेस्कॉल का शेयर 12% हो गया। ये पीएसओ के बाद दूसरी नंबर पे कंपनी हो गई, बाकी कंपनी से ऊपर निकल गई। शुरू में ये कंपनी क्या करती थी, जब नई बनी तो ये फर्नेस ऑयल को ज़्यादा सेल करती थी। फर्नेस ऑयल पे मार्जिन ज़्यादा थे, उससे पैसे कमा के वो फर्नेस ऑयल क्रेडिट पे लेती थी। वो उससे पीछे शायद विटॉल देता था। पाकिस्तान रिफाइनरी जहाँ से ये भट्ट साहब भी आए थे, वो भी इसको शुरू शुरू में क्रेडिट देती थे, और उस क्रेडिट के ऊपर ये आगे बेचते थे। ये भी क्रेडिट पे बेचते थे, अच्छे मार्जिन मिलते थे। वहाँ से ये जो है पेट्रोल और डीजल के बिजनेस में अपने जो है फ्रेंचाइजेस में इन्वेस्ट करने लग गए। इन्होंने बड़ी अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट की, मोटरवे और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपने पेट्रोल पंप लगाए और इस ब्रांड को बड़ी क्विकली बिल्ड किया। और मार्केट में जहाँ पे ओएमसी इसके ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो 1 लीटर के ऊपर 2.5 से 3 रुपए के होते हैं फिक्स, और उन्होंने वहाँ पे 3-3, 4-4 रुपए का डिस्काउंट भी देते रहे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये डिस्काउंट देते रहे। फिर 2019 में इनकी एक टर्मिनल हैंडलिंग कंपनी जो थी, जो पोर्ट पे इनके वॉल्यूम्स को हैंडल करती थी, उसकी थ्रूपुट कॉस्ट 1.3 रुपीज़ थी, जबकि इंडस्ट्री की कॉस्ट 0.3 रुपीज़ थी पर लीटर। तो वो 3 रुपए का मार्जिन है, उसमें से 1.25 रुपया आप जो है वो थ्रूपुट को दे रहे हो, और 3 रुपए से भी कम का मार्जिन है, और उस पर आप जाके ये है कि मार्केट में डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग समवेयर, जिसको इसकी बोर्ड की फिडुशियरी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको देखना कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक नहीं कर रही। बोर्ड इसको नहीं देख सका। बैंक्स जो थे, जो इसके अंदर इसके अंदर वर्किंग कैपिटल दबा के दे रहे थे, वो इसको रीड नहीं कर सके। इसका इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में था वो नहीं रीड कर सका। फिर विटॉल, जिसने इसकी शेयर होल्डिंग 15% और 10% 2015 और 16 में लेके 25% की, वो नहीं देख सका। और 2018 के 19 में इसने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब इसने ये है कि विटॉल ने इसकी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है, इसके पुराने चेयरमैन सीईओ की शेयर होल्डिंग 0 हो गई है, विटॉल की शेयर होल्डिंग 40% है, और बाकी प्राइवेट हैंड्स में है। और इस वक्त यह है कि कंपनी के अंदर इस वक्त और पैसा चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी जो है रिवाइव कर सकती है। बैंक्स को लोन को रीस्ट्रक्चर करना है, जिसकी वजह से कंपनी रिवाइव कर सकती है। उस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो एफआईए का प्रूव हो रहा है या नैब का प्रूव हो रहा है, इसके बाद कोई इसमें नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो वो बड़ी ख़तरनाक बात है। इसमें एसईसीपी को इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और बैंक्स को इसमें से निकालने के लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी कन्वर्ट करके नए इन्वेस्टर को ला के पैसा डाल के नया वर्किंग कैपिटल उसको दे के रिवाइव करना है, और हेयर कट लेना है। 60 अरब में से कुछ 40 अरब, 30 अरब, 50 अरब बैंक को शायद मिल जाए। लेकिन उसके लिए ये है कि ये एजेंसी जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं वो इसमें ना आए, टीवी के ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा शोज ना हो। अब इटॉल की बाकी हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी इसके अंदर जो है इन्होंने जो है वो मतलब ये तेल लाते थे, और वो तेल बुक करते थे पंजाब में या कराची में कहीं पे, और वो बेचते थे पंजाब में या कराची में कहीं, और बुक करते थे केपी के अंदर। तो एक आईएफईएम होता है, इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है, कि अगर आप दूर बेचते हो तो गवर्नमेंट उसके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे वो जेब में रख लेते थे। फिर इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये जो है अच्छा बुरा सारा तेल लाती थी। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि शायद ये चोरी का तेल भी लाती थी। अब ये बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं इसका नहीं पता, लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी कि जो बाकी इंडस्ट्री नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो इतने पैसे कमा रही थी।
और फिर उसके अलावा कंपनी वो जो एलसी खोलती थी वो जो एलसी यूजेंस एलसी खोलती थी जिसके ऊपर उनको क्रेडिट लाइन मिल जाती थी 60 से 90 दिन की। आमतौर पे ओएनसी की कैश साइकिल 15 से 30 दिन की होती है, और जब वो 90 दिन की मिलती थी तो उनकी प्राइस डॉलर में लॉक हो जाती थी, तो पीकेआर का एक्सपोजर हो जाता था। जब 2018-19 में जब करेंसी गिरने लगी तो उस पीकेआर के एक्सपोजर से इन्हें बड़ा नुकसान हुआ। फिर इन्होंने कहते हैं कि विटॉल के साथ शायद एक इन्होंने इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किया होता। विटॉल एक इंटरनेशनल कंपनी है जी, ट्रेडिंग कंपनी है, जिसने इस कंपनी की जैसे मैंने बताया 15 और 16 में एक्विजिशन की, 25% तक शेयर लिए, फिर जब डिफॉल्ट होना शुरू हुआ तो शेयर होल्डिंग बढ़ा के 40% कर दी। तो वो के विटॉल उसकी जो है वो ट्रेडिंग उसकी किया करता था, और जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हैंडल करने का उसका इंटरेस्ट होता था, जबकि कंपनी मार्केटिंग थी। तो ये अनसिक्योर क्रेडिट भी देते थे विटॉल से। ये जो है वो लॉन्ग टर्म इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे इन्होंने ऑयल लिया हुआ था। जब 2020 में कीमतें गिरी तो ये डिफ़ॉल्ट कर गए, और वो डिफ़ॉल्ट करके क्योंकि वो उस कीमत पे बेच नहीं सके। फिर दूसरी बात है, जनरली वॉल्यूम्स एफओ के गिर गए थे क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी और उस तरह के प्लांट आ गए। तो ये जो यहाँ की कॉस्ट से दूसरी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी उनका मॉडल जो है फेल हो गया। अब वो कंपनी जो है इस वक्त डिफ़ॉल्ट है, जो उसकी पुरानी मैनेजमेंट है वो छोड़ के जा चुकी है। फिर उसकी टर्मिनल की अंदर एक कंपनी थी जिस पे थ्रूपुट चार्जेस ₹1.30 देते थे, और वो ₹1.30 का थ्रूपुट चार्ज था जिस कंपनी को ओन हेस्कॉल, विटॉल और एक फॉसिल एनर्जी करती थी। फॉसिल एनर्जी में कहा जाता है कि ये भट्ट साहब जो उसके पुराने सीईओ थी उनकी भी इन्वेस्टमेंट थी, और वो जो फॉसिल एनर्जी वाली कंपनी है के साथ ये जो कंपनियां थी ये ₹1.30 चार्ज करती थी, मार्केट में 30 पैसे होते थे इसका थ्रूपुट चार्ज। तो उसकी वजह से भी इस कंपनी को बड़ा नुकसान होता रहा। तो नटशेल इस कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट भी है, इस कंपनी के अंदर जो है मैल प्रैक्टिसेस भी हैं, और इस कंपनी के अंदर फ्रॉड के साइंस भी हैं, इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग की भी साइंस है। तो इस कंपनी की जो मैनेजमेंट चली गई है उसको तो बिल्कुल वापस नहीं इसमें कंपनी में लाना चाहिए। जो इस विटॉल है उसका इंटरेस्ट भी कम करके एक नई मैनेजमेंट लानी चाहिए, और लोन को स्ट्रक्चर करके इसको रिवाइव करना चाहिए। और एसईसीपी को जो पीछे चीज़ें हुई हैं उसको देखना चाहिए, और हमें एक नए बायर को ला के इस कंपनी को नए सिरे से चलाने चाहिए ताकि इसकी फ्रेंचाइज वैल्यू कायम रहे और बैंकों के पैसे वापस मिल सके। थैंक यू।